Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss another question of UPSC CSE 1995. ये क्वेश्चन अभी हमारा है सेंट्रल ऑर्बिट का। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज पूछी हुई है, वो है टाइम। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स। मान लो कोई एक पार्टिकल है जो एक सेंट्रल ऑर्बिट में मोशन कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0 पर। ये किसी एप्स पे है, वो है इसकी डिस्टेंस c है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो दी हुई है 3√μ/c। अब ये कह रहा है सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स एक काम कर रहा है इस पे। ये मान लो कोई पॉइंट P है, ये रेडियस वेक्टर R है। अब इनिशियल में क्या कह रहा है, P हमको पता चल गया। P हमारा एक्सीलरेशन रहता है 5/r³ प्लस 8c² / r5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5u³ प्लस 8c² u5। ठीक है, हमको पता है P/u² इज इक्वल टू h² u प्लस d²u/d²। इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ b² बराबर h² u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन रहती है। तो हम लोग पहली वाली इक्वेशन P/u² क्या हो जाएगा, म्यू 5u प्लस 8c² हम लोग ने P की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, बराबर h² u प्लस d²u/d²। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 2du/d से। जब 2du/d से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग अब दोनों तरफ। ये हो जाएगा म्यू इंटू 10। म्यू को हम लोग बाहर ही रखते हैं, 2 म्यू को बाहर रखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 5u² / 2 प्लस 8c²u4/4 इज इक्वल टू h²u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारी b² की। तो ये हो जाएगा, 2 को अंदर ले लेंगे हम लोग, म्यू 5u² प्लस 4c²u4 इज इक्वल टू h²u² प्लस du/d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b²। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो डिस्टेंस है r वो है c। तो r बराबर c है एट t इज इक्वल टू 0। और हमारी b है 3√μ/c। b है हमारी 3√μ/c। और r हो गया, b हो गया, u बराबर हमारा 1/r हो ही जाएगा। du/d इज इक्वल टू 0 हो ही गया। तो म्यू 5u², 5u, u क्या हो गया हमारा 1/c। तो 5/c² प्लस 4/c² इज इक्वल टू h²। u² हमारा कितना हो गया, इधर हमारा कोई कांस्टेंट ऐड होगा ना इंटीग्रेशन के बाद में, k प्लस दिस एंड h² u² हो गया हमारा 1/r² 1/c² प्लस du/d ये 0 हो गया। तो h² दिस इज इक्वल टू b²। वेलोसिटी होगी हमारी 9μ/c²। तो k प्लस म्यू 9c² इज इक्वल टू h²/c² इज इक्वल टू 9μ/c²। अब जब हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो k हो जाएगा हमारा 0, और दूसरा होता है हमारा हो जाएगा h² बराबर 9μ। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, इस वाले की। b² बराबर h²u² प्लस du/d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k 0 हो गया हमारा म्यू। म्यू की जगह हम लोग ने लिख लिया h²/9। चलो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। 5u² प्लस 4c²u4। ठीक है, तो u² प्लस du/d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 5u² प्लस 4c²u4। u² को हम लोग इधर ले आएंगे, माइनस u² हो जाएगा, माइनस u² होने की वजह से 4/9 c² u4 माइनस
4/9 यू स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यू बराबर 1/r, डी यू अपॉन डी थीटा बराबर -1/r² डी आर अपॉन डी थीटा, तो 1/r4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 सी स्क्वायर अपॉन r4 माइनस 4/9 अपॉन आर स्क्वायर। r4 से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/9 सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो डी आर बराबर 2/3 डी थीटा अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कुछ भी साइन ले सकते हैं, दोनों साइंस में इक्वेशन सेम आएगी। अब हमारा जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम लोग इनिशियल लाइन मान लेते हैं, जो एप्स वाली है इनिशियल लाइन, तो थीटा बराबर हमारा उस जगह 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आर अपॉन सी इज इक्वल टू थीटा प्लस बी। बी हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। अब एट टी इज इक्वल टू 0 पे आर बराबर तो सी है, थीटा बराबर 0 है, तो आर बराबर सी है। आर बराबर सी है तो बी हमारा हो जाएगा π/2, तो साइन इनवर्स आर अपॉन सी बराबर π/2 प्लस थीटा, तो आर बाई सी बराबर साइन π/2 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और आर बराबर हमारा हो गया सी कॉस थीटा। सॉरी, हमारा 2/3 तो रह गया इधर, 2/3 बी बराबर π/2 हो गया साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा बाई 3 हो गया, 2/3 थीटा कॉस 2 थीटा बाई 3, आर बराबर हो गया सी कॉस 2 थीटा बाई 3। ये हमारी इक्वेशन ऑफ आर बराबर सी कॉस 2 थीटा बाई 3, ये ऑर्बिट इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। अब हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि जो ये पार्टिकल है इसको सेंटर ओरिजिन पे पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। अब मान लो ये वाला पार्टिकल है, इधर से मूव कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये जाकर के यहाँ पर आ गया, तो इसको सेंटर पे पहुंचने पे इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो मान लो t1 है, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पर c बराबर r था, वेलोसिटी 3√μ अपॉन c हो गई, और हमने थीटा इसको इनिशियल लाइन मान लेंगे, इसी को जो एप्स वाली लाइन है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो हमको एक थीटा यहाँ पे अगर कैलकुलेट हो जाएगी, ये किस थीटा पे आकर के r0 हो रहा है, फाइनल में r0 हो रहा है, इनिशियल में rc था। तो हम लोग को थीटा अगर मालूम हो जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं, इसके अंदर जो इक्वेशन है हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, वो होती है हमारी 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये हमारी 0 होती है। तो 0 होती है तो डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी भी 0 हो गया, और आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कॉन्स्टेंट, एंड दैट बी कंसिडर एज एच। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये आर बराबर आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी बराबर एच हो गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करेंगे टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए, आर बराबर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 3 डी थीटा बाई डी टी, और एच बराबर हमारा था, एच बराबर हमारा आया था √9μ, तो 3√μ हो गया, ये 3√μ हो गया। तो डी कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 3 डी थीटा बराबर 3 रूट, तो सी स्क्वायर अपॉन 3√μ कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 3 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो इनिशियल में टाइम हमारा 0 था, फाइनल मान लो टाइम हमने t1 लाया, और थीटा हमारे इनिशियल में हमने 0 ले रखा है, और फाइनल में जब r बराबर 0 हो जाएगा तो हमारा थीटा कितना होगा, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं 0 बराबर सी कॉस 2 थीटा बाई 3, तो 2 थीटा बाई 3 हमारा हो गया π/2, तो थीटा बराबर हमारा हो गया 3π/4। तो हमारे फाइनल वैल्यू थीटा की 3π/4 है। सी स्क्वायर अपन 3√μ, हम लोग 2 थीटा बाई 3 को जेड मान लिया, हमने अल्फा मान लिया, तो डी थीटा बराबर 3/2 डी अल्फा, और हमारा जो लिमिट हो जाएगी अल्फा बराबर 0,
हमारी थीटा बराबर 0 to 3 पाई बाई 4 है, तो अल्फा बराबर 0 to पाई बाई 2 हो जाएगी। इसमें 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगी, तो 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 3/2 डी अल्फा इज इक्वल टू T1। तो T1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 3√μ 3/2 1 प्लस कॉस 2 अल्फा/2 0 to पाई बाई 2 डी अल्फा सी स्क्वायर अपॉन 2√μ 1/2 थीटा प्लस साइन 2 अल्फा अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा/2 0 to पाई बाई 2। तो हमारा ये पाई बाई 2 रह जाएगा, पाई बाई 2 सी स्क्वायर अपॉन 4√μ, और ये फाइनल हो जाएगा पाई सी स्क्वायर अपॉन 8√μ, pi c square upon 8√μ. So this is the time the particle will take from the apse to the center.